पेड़ की डाली पर बैठा पंछी कभी डाली के टूटने से नहीं घबराता। अरे मेरे दोस्त, पेड़ की डाली पर बैठा पंछी कभी डाली के टूटने से नहीं घबराता, क्योंकि उसे डाली से ज़्यादा पेड़ की डाली से ज़्यादा अपने पंखों पर भरोसा होता है दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों अपने आप पर भरोसा कीजिए, दूसरे पर भरोसा करने के लिए करोगे तो सिर्फ धोखा ही धोखा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एंजॉय नेचर में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 संख्या पद्धति। तो आइए हम प्रश्नावली 1.1 में देखते हैं कि क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 1, सभी के पास एनसीईआरटी बुक उपलब्ध होगी, ठीक है। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 1.1 क्या कह रहा है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0। देखिए सर दिखाई दे रहा है, आप लोगों के पास भी किताब होगा, किताब लेकर बैठिए पढ़ने के लिए, ठीक है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0। कह रहा है कि जो 0 है यह एक परिमेय संख्या है, ठीक। क्या है? यह एक परिमेय संख्या है और इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने पूर्णांक का नाम सुना होगा, पूर्णांक इंटीजर। पूर्णांक कौन कौन से होते हैं दोस्तों? जो धनात्मक, ऋणात्मक और 0 से मिलकर बना हो उसे पूर्णांक कहते हैं। जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट अनंत तक जो धनात्मक, ऋणात्मक और 0 से मिलकर बना हो उसे पूर्णांक कहते हैं। तो दोस्तों हमने बताया था कि सबसे पहले वीडियो बनाया था जिसमें संख्या पद्धति बेसिक चीज बताई थी, उसमें बताया था हमने कि शून्य एक परिमेय संख्या है और इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक। और कह रहा है कि q इक्वल टू नॉट 0, q इक्वल टू मतलब q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। p बटे q है तो q इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। अगर अंश बटे हर है, जो अगर हर हमारा जो अगर 0 हो गया तो यह p बटे q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए 0/1 जैसे एक पूर्णांक संख्या है और 0 भी एक पूर्णांक संख्या है। 1/-2 भी एक 0/-2 भी एक पूर्णांक संख्या है और इसे p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हमें उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों के समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट दूसरा प्रश्न हमारा जो है क्या कर रहा है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। दूसरा जो प्रश्न है 3 और 4 के बीच क्या करना है, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। दोस्तों इसको प्रथम पद और इसको द्वितीय पद, आपको फार्मूला याद होगा a+b/2, प्रथम पद प्लस द्वितीय पद। तो आइए करते हैं प्रथम पद प्लस द्वितीय पद। 3 + 4/2, 4 3 7/2। इन प्रथम पद और अंतिम पद दोनों पदों की मदद से हमने एक परिमेय संख्या निकाली 7/2, ठीक। अब प्रथम पद इसको और अंतिम पद इसको मानकर फिर एक परिमेय संख्या निकालेंगे। देखिए दूसरे के लिए 3 + 7/2/2 बटे में लॉसा लेंगे तो इसको इसमें गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 3 दूना 6, 6 + 7/2/2। जो ए वाला 2 है इस पूरे के बटे में, तो हम इसको बटे 1 लिख कर इसमें गुणा कर सकते हैं। आइए गुणा करते हैं 1/2, 7 6 13/4 हो जाएगा। एक और इन दोनों की मदद से एक और परिमेय संख्या निकालें। अब इसको प्रथम और इसको अंतिम पद मानकर एक और परिमेय संख्या निकालेंगे, जैसे 4 + 7/2/2, ठीक है। तो अब इसका लॉसा लेंगे तो इसमें गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 2 चौका 8 + 7/2 बटे 2। ये पूरे के बटे जो 2 है, ऊपर जाकर क्या हो जाएगा गुणा, तो हमारा हो जाएगा 8 7 15/4, 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, हम जो पहली परिमेय संख्या निकाले और जो दूसरी परिमेय संख्या, इन दोनों की मदद से फिर हम और एक परिमेय संख्या निकालेंगे।
तो क्या हो गया 7/2 और 13/4/2। दोस्तों इन दोनों का लसा देखिए, इसमें है 2 और इस 4, तो इसमें इसका लसा हो जाएगा 4। अब 2 से इसमें भाग देंगे, बचेगा 2, तो 7 दूना 14 प्लस 13, 4 एकम 4, तो 13 एकम 13/2। 2 जो है पूरे के बटे में, तो ऊपर जाकर क्या आ जाएगा गुणा, 14 13 27, 27/8। ठीक है। अब हम फिर इसको जो 7/2 आया था उसको और इसको लेंगे, फिर एक परिमेय संख्या निकालेंगे। सेवन अपॉन टू प्लस 15/4/2। फिर इसका लॉसा लीजिए, हो जाएगा 2 4, 7 दूना 14 प्लस 15/2। 2 जो है हमारा पूरे के बटे में, तो ऊपर जाकर गुणा हो जाएगा, 14 15 29/8। तो देखिए दोस्तों, इसकी मदद से हमने 5 परिमेय संख्या निकाली, 1 2 3, 1 4, 1 5। इसी तरह और भी संख्याओं को लेकर हम 3 और 4 के बीच बहुत सारी परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। भाग देकर देख लिए, इसमें 8 से 29 में इन 3 और 4 के बीच में ही आएगा और इससे अधिक नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमें उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की मदद से आप तीसरा क्वेश्चन हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं नंबर 4। नंबर 4 क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ उत्तर दीजिए। पहला क्या कह रहा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 4 में पहला, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या, जो प्राकृतिक संख्या है, क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है? प्राकृतिक संख्या 2 3 4 5 अनंत तक जो गिनती के रूप में प्रयोग हो उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या में 0 शामिल, प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल कर देने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। तो कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए, जो जितना ये प्राकृतिक संख्या है, तो कह रहा है कि ये पूर्ण संख्या भी होती है। तो दोस्तों जो हमारी प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या में भी है। देखिए 1 से लेकर अनंत तक प्राकृतिक संख्या है, तो 1 से लेकर अनंत तक भी पूर्ण संख्या भी है। तो ये कथन हमारा सत्य हो जाएगा। ठीक है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्नावली मतलब 4.1 में दूसरा क्या कह रहा है। दूसरा नंबर कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक इंटीजर अभी बताया था, इसके पहले इंटीजर किसे कहते हैं, जो धनात्मक और ऋणात्मक से मिलकर बना होता है उसे हम पूर्णांक कहते हैं। इंटीजर अनंत तक। और पूर्ण संख्या भी बताए थे, 0 1 2 3 4 अनंत तक। तो कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। मतलब कह रहा है कि जो प्रत्येक पूर्णांक संख्या है क्या वो पूर्ण संख्या में भी होती है। तो दोस्तों देखिए, जो हमारा पूर्णांक है वो धनात्मक ऋणात्मक और 0 तीनों से मिलकर बना है, लेकिन हमारा पूर्ण संख्या जो है वो खाली 0 और धनात्मक से मिलकर बना है। अगर इसमें ऋणात्मक भी आ जाते, ऋणात्मक संख्याएं भी आ जाती, तो इसे हम कह सकते हैं कि हमारा प्रत्येक पूर्णांक जो है वो पूर्ण संख्या भी होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कथन हो जाएगा हमारा असत्य। नेक्स्ट हम देखते हैं तीसरा नंबर। तीसरा क्या कह रहा है। तीसरा बोल रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परिमेय संख्या दोस्तों, परिमेय संख्या मतलब जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके। तो वही कह रहा है कि प्रत्येक संख्या क्या पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या देखिए 0 से 1 2
3 4 डॉट डॉट अनंत तक। तो कह रहा है कि प्रत्येक जो परिमेय संख्या होती है वो पूर्ण संख्या होती है। तो दोस्तों जो हमारी पूर्ण संख्या है, देखिए 0 1 2 3 4 तक, ठीक। और परिमेय संख्या जो हमारी है उसे हम 1/2 1/3 इसके रूप में लिख सकते हैं। तो क्या 1/2 भी और 1/3 भी देख रहे हैं आप पूर्ण संख्या में मिल रहा है? 1/2 और 1/3 नहीं मिल रहा है, क्योंकि यह सिर्फ प्राकृतिक और जीरो संख्या से, जीरो और प्राकृतिक संख्या से मिलकर बना है पूर्ण संख्या। अगर इसमें 1/2 कहीं तक आ जाता है और 1/3 भी कहीं आ जाता है तो हम इसे कह सकते हैं कि हमारा जो पूर्ण संख्या है वो परिमेय संख्या भी होती है। तो दोस्तों इसलिए कथन असत्य हो जाएगा, क्योंकि हमारे जो प्रत्येक परिमेय संख्या होती है वो पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, ठीक। आइए अब हम प्रश्नावली 1.2 पर चलते हैं। प्रश्नावली 1.1 समाप्त और 1.2 पर चलते हैं, देखते हैं 1.2 में क्या कह रहा है। 1.2 प्रश्नावली 1.2 प्रश्नावली 1.2 में कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य हैं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। दोस्तों प्रत्येक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या आपने जानते हो कि जिसका पूर्ण वर्ग न हो पाए, जैसे कड़ी में 2 हो गया, कड़ी में 3 हो गया, कड़ी में 5 हो गया, कड़ी में 11 हो गया, कड़ी में 13 हो गया। अपरिमेय संख्या जो है उसे हम, अपरिमेय संख्या का हमारा जो है वो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। और जो वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या से मिलकर बनी होती है। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या को हम कड़ी में 2 भी लिख सकते हैं, 0.11 भी लिख सकते हैं और -1 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। वास्तविक संख्या जो होती है वो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती है। तो इसमें कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या, मतलब प्रत्येक अपरिमेय संख्या है क्या वास्तविक संख्याएं होती हैं? तो दोस्तों हाँ, जो हमारी प्रत्येक अपरिमेय संख्या है वो वास्तविक संख्या भी होती है, ठीक। तो यह कथन हो जाएगा सत्य। नेक्स्ट है हमारा दूसरा नंबर, क्या कह रहा है कि संख्या रेखा पर, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कड़ी में यम के रूप का होता है, जहां यम एक प्राकृतिक संख्या है। दोस्तों कह रहा है कि संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर जो हमारा कड़ी में यम है, कड़ी में यम है, कड़ी में यम जो दिया है, कड़ी में यम संख्या रेखा पर कड़ी में यम के रूप का होता है, जहां यम एक प्राकृतिक संख्या है। यम बराबर 1/1 2 3 4 5 डॉट डॉट। यम एक प्राकृतिक संख्या है। दोस्तों संख्या रेखा प्राकृतिक संख्या तो उपलब्ध तो है, पर प्रत्येक प्राकृतिक संख्या हमारी कड़ी में यम के रूप में नहीं हो सकती, क्योंकि कुछ संख्या जैसे 2 कड़ी में यम के रूप में है, ये तो हो सकती है, मगर अगर 4 ले लें हम तो यह कड़ी से बाहर हो जाएगा, क्योंकि इसका हो जाता है 2 + 2 और -2, इसका वर्गमूल हो जाता है। इसलिए हमारा जो कड़ी में यम है वो संख्या रेखा पर उपलब्ध नहीं है। यह कथन असत्य हो जाएगा कि कड़ी में जो हमारा यम है वो संख्या रेखा पर उपलब्ध नहीं हो सकता है, ठीक। नेक्स्ट है, क्या कर रहा है, तीसरा प्रश्न, तीसरा पॉइंट है जो क्या कर रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो दोस्तों कह रहा है कि अभी वही बताया मैंने, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या जो होती है दोस्तों परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या से मिलकर बनी होती है। इसे हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कड़ी में 3 हो गया, 2 हो गया, 0.11 -1, कुछ भी लिख सकते हैं वास्तविक संख्या को, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्या से मिलकर बना होता है। और अपरिमेय संख्या को सिर्फ हम कड़ी के रूप में लिख सकते हैं, अपरिमेय जिसका पूर्ण वर्ग न हो। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या ले लीजिए 0, जैसे कड़ी में 2 हो गया, कड़ी में 3 हो गया, कड़ी में 5 हो गया, ऐसे डॉट डॉट। तो कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या जो है एक अपरिमेय संख्या होती है। तो दोस्तों जो हमारी प्रत्येक वास्तविक संख्या है क्या वो अपरिमेय संख्या में भी है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वास्तविक संख्या जो उसमें अपरिमेय और परिमेय दोनों संख्याएं होती है। तो और परिमेय संख्या सिर्फ अपरिमेय संख्या ही होती है। तो दोस्तों यह कथन असत्य हो जाएगा, क्योंकि हमारी जो वास्तविक संख्या है वो जितना वास्तविक संख्या है वो अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती।
इसलिए यह कथन असत्य है। नेक्स्ट हमारा क्या कर रहा है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल दूसरा है, क्या बोल रहा है कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। इसमें देखिए आप लोग क्या कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक अभी बताया हमने, पूर्णांक संख्या -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक कि पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दिए जो एक परिमेय संख्या है। तो दोस्तों जो हमारा पूर्णांक है यह परिमेय, इसमें परिमेय संख्या भी आ जाएंगी और अपरिमेय संख्या भी। तो दोस्तों कह रहा है कि वर्गमूल एक ऐसी अपरिमेय संख्या लीजिए कि जिसका वर्गमूल एक परिमेय संख्या हो। तो दोस्तों हम कहते हैं कि जो करड़ी के रूप में होता है, जिसका पूर्ण वर्ग नहीं होता है, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। और जो करड़ी में होता है, जैसे करड़ी में कुछ लीजिए 25 ले लीजिए और इसका वर्गमूल हो जाए तो यह क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा। 5 +5 लिख सकते हैं, -5 लिख सकते हैं, क्योंकि करड़ी से कोई भी संख्या बाहर आती है तो उसे प्लस माइनस के रूप में लिखते हैं। तो यही कह रहा था कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। दोस्तों सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, कुछ परिमेय संख्याएं भी होती हैं। जैसे अगर सब पे करड़ी किया जाए तो कुछ संख्याएं ऐसी होंगी जो करड़ी से बाहर आ जाएंगी, तो परिमेय के रूप में आ जाएंगी। तो यही कह रहा था कि हमारा सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं या नहीं, तो दोस्तों यह कथन असत्य हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा बोल रहा है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर कड़ी में 5 को किस प्रकार निरूपित किया जाता है। तो आइए देखते हैं संख्या रेखा पर कड़ी में 5 किस प्रकार निरूपित किया जाता है। दोस्तों हमने एक संख्या रेखा खींचा, तीसरा क्वेश्चन है संख्या रेखा। संख्या रेखा पर पॉइंट है 0, यहाँ से होगा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं संख्या रेखा पर। दोस्तों आप लोगों ने नाम सुना होगा पाइथागोरस प्रमेय। ठीक, देखिए पाइथागोरस त्रिक। इसमें दोस्तों ये हो गया हमारा लंब, और ये हो गया कर्ण, और ये हो गया आधार। ठीक है दोस्तों, अगर लंब हमारा 1 और आधार भी 1 है तो इसकी मदद से हम अपना कर्ण निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय होता है, इसका सूत्र देखिए दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, आधार का स्क्वायर। ठीक, तो इसकी मदद से हम इसमें निकालेंगे कर्ण। देखिए कर्ण दिया है, कर्ण लंब का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। ठीक, तो 1 1 मिलके 2 हो जाएगा, और कर्ण बराबर जो स्क्वायर है इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, कर्ण में 2। कर्ण बराबर क्या आ गया हमारा, कर्ण में 2। अब हम संख्या रेखा पर कर्ण में 5 को इसकी मदद से प्रदर्शित करेंगे। देखिए एक लंब हमने लिया यहाँ से, चलो देखिए दोस्तों यहाँ पर इसकी मदद से हमने पाइथागोरस प्रमेय से लंब आधार दिया था और लंब भी दिया था, तो हमने कर्ण निकाला। उसी की मदद से हम यहाँ पर निकालेंगे। देखिए यहाँ पर मान लीजिए लंब, माना एक लंब है यहाँ पर, ठीक, और ये आधार हो गया। ठीक, इसको मिला देंगे तो हो जाएगा कर्ण। देखिए यहाँ पर दिया है इतने के बीच की दूरी 1, यहाँ तक 1 है, और हमारा आधार भी लंब जो है उसको भी 1 लेंगे। ठीक, 1 होता है, लेंगे क्या, 1 होता ही है। ठीक, अब इन दोनों की मदद से हम पाइथागोरस प्रमेय की मदद से कर्ण निकालेंगे। तो अभी हमने निकाला था पाइथागोरस के प्रमेय से कर्ण, तो कर्ण में हो जाएगा 2। ठीक, निकालते फिर इसकी मदद से कर्ण 5 को प्रदर्शित करना है, तो हम फिर इसकी मदद से एक लंब खींचेंगे और इसको कर्ण से मिलाएंगे। तो ये हमारा जो है लंब हो जाएगा, और ये हो जाएगा आधार, और ये हो जाएगा कर्ण। ठीक, देखिए कड़ी में 2 आया था, अभी जो कड़ी में 2 आया था वो हो गया अब आधार, और लंब हमेशा 1 होता है। ठीक, 1 लेनी है। अब जो हमारा आधार कड़ी में 2 और 1, इसकी मदद से हम फिर निकालेंगे कर्ण। हमारा जो है वो कर्ण
कर्ण का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे 2 और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा 3, और जब इस रूट इधर आएगा तो हो जाएगा कर्ण में 3। ठीक, तो जो हमारा एक कर्ण है वो हो गया कर्ण में 3। ठीक, फिर अब हम इसकी मदद से फिर एक लंब लेंगे, लंब लिए, फिर इसको मिला दिए यहाँ पर, तो जो हमारा कड़ी में 3 आया था ये हो जाएगा आधार, और लंब हमारा 1 होता है 1। कड़ी में 3 हो जाएगा आधार और लंब 1, तो हम कर्ण फिर ज्ञात करेंगे। कर्ण तो क्या आया था, कड़ी में 3, लंब का स्क्वायर हो जाएगा कड़ी में 3, लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर, तो लंब का स्क्वायर 1 प्लस कड़ी में 3 का स्क्वायर 3, तो 3 1 हो जाएगा 4, 3 1 4 हो जाएगा, 4 कर्ण में स्क्वायर है तो इधर आएगा तो रूट होगा तो हो जाएगा 2। ठीक, हमारा जो है कर्ण ये हो गया 2। ठीक, फिर एक लंब हम लेंगे यहाँ से यहाँ तक। ठीक, फिर इसको मिलाएंगे यहाँ, तो हमारा देखिए जो कर्ण था फिर से वो हो गया आधार और हमारा लंब 1। ठीक, फिर इस पे रखेंगे लंब का स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर किए तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा का 5। अब कर्ण का स्क्वायर है तो स्क्वायर जो रूट है इधर आएगा, स्क्वायर आएगा तो ये रूट में हो जाएगा कड़ी में 5। अब हमारा जो हो गया कड़ी में 5, और कड़ी में 5 कहा था कि संख्या रेखा पर किस प्रकार निरूपित करते हैं, तो देखिए इसको इस तरह खींचेंगे यहाँ से, मतलब यहाँ से लंगड़ा प्रकार रखेंगे यहाँ, और यहाँ से काटेंगे, जहाँ कटेगा वहीं इसका कड़ी में 5 वहीं स्थित होगा। तो देखिए यहाँ से आएगा इस तरह कड़ी में 5, यही कड़ी में 5 स्थित है। कड़ी में 5 को हम 2.33 मतलब 2 के पास ही है कहीं, तो इसी तरह यहाँ प्रदर्शित कर देंगे, और लंगड़ा प्रकार से आप नापेंगे तो यहीं पर शायद स्थित होगा कड़ी में 5। ठीक, नेक्स्ट प्रश्नावली 1.3। जय हिंद दोस्तों, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न वीडियो में, नेक्स्ट प्रश्नावली, क्योंकि बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा तो अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है।